आज हम लोग पढ़ेंगे समतल पृष्ठ एवं लेंस से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन हम देख चुके हैं, अब यहाँ देखेंगे हम अपवर्तन। अपवर्तन क्या घटना है, क्यों होती है, ठीक है, उसको समझते हैं। तो प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करने पर, ठीक है, प्रकाश किरण एक माध्यम, यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है वायु, और दूसरा माध्यम हो गया कांच, ठीक है, प्रवेश करने पर अपने मार्ग बदलने या विचलित होने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हम सभी पढ़े हैं 8th में कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसको क्या है, सीधा चलना चाहिए था। ये देखो, ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है अपवर्तक पृष्ठ पर, चूंकि अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तक पृष्ठ। परावर्तन पढ़ते हैं तो परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं ना, इन चीजों को ध्यान रखना। तो प्रकाश किरण आपतित हो रही है, सीधे चले जाना था, ठीक है ना, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, परंतु यहाँ देखो अपने मार्ग से वो क्या हो गई है, विचलित हो गई है, ठीक है, या मार्ग बदल दिया है उसने। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, या क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, अपवर्तक पृष्ठ। आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलेगा वो आपतन बिंदु कहलाएगा, और वहीं पर अभिलंब खींचते हैं, ठीक है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बनेगा वो आपतन कोण होगा, और अभिलंब और अपवर्तित किरण, जो किरण अपवर्तित हो गई है, उसके बीच जो बनेगा वो अपवर्तन कोण कहलाता है। रिफ्लेक्शन परावर्तन को भी आर से प्रदर्शित करते हैं, और रिफ्रैक्शन अपवर्तन को भी किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। तो यहाँ देखो, पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम कांच है, फिर पहले माध्यम में आ गई वायु में, वायु से आपतित हुई थी, वायु से ही बाहर निकल रही है, देखो। तो ये प्रकाश किरण पुनः मार्ग से विचलित हो गई। इसे कहते हैं निर्गत किरण। जब कोई प्रकाश किरण जो माध्यम से चली थी उसी माध्यम में पुनः जो है बाहर निकलती है, ठीक है, इस माध्यम वायु से आपतन हुआ था, और बाहर या निर्गत कहाँ से हुई, वायु में ही हुई, जिस माध्यम से प्रवेश किया उसी माध्यम से बाहर हो रही है, उसी माध्यम में, तो उसे कहते हैं निर्गत कोण, ठीक है, या निर्गत किरण। निर्गत मतलब बाहर निकलना, बाहर कहाँ से निकल रही है, वायु में ही निकल रही है, ठीक है। और अभिलंब से बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं सघन और विरल माध्यम क्या होता है। ये अपवर्तन के लिए बहुत ज़रूरी है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन, सघन से आप लोग समझ सकते हैं कि सघन मतलब घना होगा, अणु जो है उसमें पास पास रहेंगे ऐसे माध्यम में। तो मेरे पास है वायु, कांच और जल। तो सबसे दूर दूर वायु के अणु रहेंगे, ठीक है, उसके बाद जल के अणु थोड़े पास पास रहेंगे, कांच के अणु ठोस में सबसे पास पास रहेंगे। तो सबसे सघन कौन हुआ, कांच, ठीक है ना। इसी को कहा गया है, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है उसे सघन माध्यम। ऐसा भी समझ सकते हैं कि अणु पास पास होंगे। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व कम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये हो गया विरल माध्यम, और ये हो गया सघन। सघन मतलब आप समझ सकते हैं कि भीड़ भाड़ बहुत है, ठीक है ना, तो अपना फ्रीली आ रहा था प्रकाश किरण। सघन है मतलब उसको चलने में क्या होगी, कठिनाई होगी, तो इसी मार्ग का अनुसरण न करके वो थोड़ा उसका वेग कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं क्या, याद रखने के लिए आप ऐसे ही याद रखिए कि कम हो गया मतलब अभिलंब की ओर झुक जाएगी, थोड़ा कठिनाई होगा कि नहीं सघन माध्यम में चलने के लिए, तो वो क्या होता है, अभिलंब, वेग कम हो गया तो अभिलंब की ओर झुक गई। इसके अपोजिट सघन से जब विरल में आएगी,
तब क्या होगा, यहाँ सघन है उसको बहुत कठिनाई हो रहा है चलने में, विरल में आया एकदम फ्री हो गया, वेग बढ़ गया, तो इस प्रकार से अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब के पास आ जाती है, वेग कम हो गया। ठीक, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, वेग बढ़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिए। अपवर्तन के नियम, जैसे परावर्तन के 2 नियम है वैसे ही अपवर्तन में भी 2 नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है या तल में है। ठीक है, यदि प्रकाश एक वर्णी, वर्ण मतलब होता है रंग, एक ही रंग का हम प्रकाश उपयोग करें तो किन्हीं भी 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, ठीक है, और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, यदि प्रकाश किरण एक वर्णी हो, मान लो यहाँ लाल रंग का प्रकाश मैं क्या कर रही हूँ, आपतित कर रही हूँ, तो आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, ठीक है, साइन थीटा, और अपवर्तन कोण की ज्या क्या, अनुपात, एक निश्चित अनुपात होता है, एक निश्चित राशि हमको मिलती है और उसे ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। ठीक है, इस निश्चित अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। ठीक है, क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। म्यू को कभी कभी एन से भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब देखते हैं अपवर्तनांक की परिभाषाएं हैं। अपवर्तनांक 2 प्रकार के होते हैं, पहला है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा है सापेक्ष। नाम से ही स्पष्ट है, निरपेक्ष मतलब किसी के सापेक्ष नहीं देखना है, या वायु या निर्वात के सापेक्ष हमको देखना है। सापेक्ष मतलब 2 माध्यमों के बीच होगा, और निरपेक्ष मतलब वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष हम देखेंगे। निरपेक्ष पहले समझ लेते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। जब कोई प्रकाश किरण निर्वात या वायु से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे साधारण भाषा में अपवर्तनांक भी बोलते हैं ना। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं, अपवर्तनांक भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जब वायु के सापेक्ष देखेंगे किसी माध्यम का अपवर्तनांक तो उसे क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। सापेक्ष में क्या होगा, सापेक्ष में जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, अब वायु की जगह जल आ गया, कांच आ गया, ठीक है ना, तो इस प्रकार से जब रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, सापेक्ष। ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक। यदि प्रकाश किरण कांच में से प्रवेश करती है और जल के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक W म्यू जी है, जल से चलकर कांच में प्रवेश कर रही है ना, तो वाटर टू ग्लास, जल मतलब वाटर, कांच मतलब ग्लास। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक W म्यू जी। ठीक है, W मतलब वाटर, G मतलब ग्लास। निरपेक्ष अपवर्तनांक की एक और परिभाषा दी गई है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम के प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक ये याद रखना है हमको, कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ प्रकाश के वेग के पदों में है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, कैसे निकालेंगे अपवर्तनांक, बोल दिया, जैसे बोल दिया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगा। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, अन्य माध्यमों का अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है। ठीक है ना, ऊपर वाली क्वांटिटी
ज़्यादा होगी, नीचे वाली क्वांटिटी कम होगी। वायु में सबसे अधिक चाल, फ्रीली चल सकता है, अणु दूर दूर है, और अन्य माध्यमों में क्या होता है, अणु पास पास, तो उनकी चाल कम हो जाएगी। ऊपर वाला वैल्यू अधिक, नीचे वाला वैल्यू कम, ठीक है, तो एक से अधिक ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक और तरीका है दर्शाने का। माध्यम 1 से में प्रकाश की चाल v1 और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग या चाल। ठीक है, किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है अपवर्तनांक, ये देखते हैं। तो माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर, विरल से सघन में आ रहा है कि सघन से विरल में आ रहा है। तो यदि प्रकाश किरण, ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, विरल से सघन माध्यम में आया, विरल से सघन में, ठीक है ना, तब अपवर्तनांक 1 से अधिक होगा कि कम होगा। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, मान लो v1 ले लेते हैं, अधिक, ठीक है, अधिक होगी, बटे v2 सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। तो ऊपर वाला मान अधिक है तो क्या होगा, 1 से अधिक होगा। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो सघन माध्यम में क्या होता है, प्रकाश का वेग कम, मान लो v1 है, ठीक है, और बटे v2 निकालना है, विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ऊपर वाला क्वांटिटी जो है कम है, मतलब 1 से कम आएगा। ठीक है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन, माध्यम का घनत्व अधिक होने पर उसका अपवर्तनांक भी अधिक होता है। ठीक है ना, प्रकाश के रंग या तरंग दैर्ध्य पर, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक में रिलेशन होता है। इस रिलेशन को याद रखिए। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि म्यू व्युत्क्रमानुपाती है लैम्डा स्क्वायर के, बोल सकते हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा अपवर्तनांक कम होगा, व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है जब क्या हो, तरंग दैर्ध्य कम हो, और तरंग दैर्ध्य अधिक है, तरंग दैर्ध्य का मान अधिक है तो अपवर्तनांक कम हो जाएगा। ठीक है, बैगनी रंग के लिए तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है, तो अपवर्तनांक इसका सबसे अधिक होगा। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसका अपवर्तनांक कम होगा। ठीक है, माध्यम के ताप पर, किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसका अपवर्तनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, अपवर्तनांक किस किस चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखते हैं अपवर्तन का कारण क्या है, क्यों होता है अपवर्तन। ठीक है, इसका कारण आप लोग समझ ही गए होंगे कि माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। वायु में अलग चाल चल रहा है, ठीक है, उसकी चाल अलग है, कांच में अलग है उसकी चाल, और जल में उसकी चाल अलग है, प्रकाश की चाल। ठीक है, तो अपवर्तन का कारण क्या है, अपवर्तन का कारण है भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। ठीक है, तो हाइगेन ने बताया कि जब एक तरंगाग्र पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदल जाती है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 हो तो हम जानते हैं म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर, 1/2। और एक और सूत्र मिल गया, देखो एक सूत्र ये हो गया, एक सूत्र ये मिल गया, v1 अपॉन v2, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, जब विरल से सघन में जाए, यहाँ और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो v1 इज ग्रेटर देन v2 होगा, विरल में अधिक वेग, सघन में कम वेग। ठीक है, ये वाला बड़ा है तो ऊपर वाला साइन आई भी बड़ा होगा, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं आई इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, तो इसीलिए प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण छोटा होगा तो उसको क्या कर देते हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है ना, कोण क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इसलिए अभिलंब की ओर झुक जाती है, विरल से सघन में आती है तो।
ठीक है, या वेग कम हो जाता है भी समझ सकते हैं। अब इसके अपोजिट सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब सघन में वेग कम, ऊपर वाला क्वांटिटी कम है तो ये भी क्वांटिटी कम होगा, साइन आई इज लेस देन साइन आर हो गया। ठीक है, या आई इज लेस देन आर हो गया। तो आपतन कोण यहाँ पे है आई, अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा तो इसलिए अभिलंब से क्या हो गया जी, दूर हट गया। विरल ये सघन। ठीक है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक सभी को। अब देखते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। आप लोग केमिस्ट्री में ये शब्द बहुत सुने होंगे, उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल। ठीक है, जैसे मैंने एक कण से एक पदार्थ बनाया, एक कण है उससे कुछ पदार्थ बना लिए मिलाकर, तो उस पदार्थ से हम पुनः कण बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रकाश के लिए है। तो प्रकाश में उत्क्रमणीयता का सिद्धांत मतलब थोड़ा सेंस लगाइए क्या होगा। ठीक है ना, प्रकाश जिस मार्ग का अनुसरण कर रही है उसी में लौट जाएगी। ठीक है, इसका सार ये है कि प्रकाश जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से ही वापस जाएगी, उत्क्रमणीय, अपना रास्ता बदलेगी नहीं। ठीक है, कैसे तो देखते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से अपवर्तित हो रही है तो उसके मार्ग को उलट दे, हमने यहाँ कांच लगा दिया है, परावर्तन कर दिया। ठीक है, उलट देने पर जिस मार्ग में प्रवेश करती है उसी मार्ग से विपरीत दिशा में लौट जाती है। इसे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। ए से चलकर ओ तक आई, ओ से चलकर बी तक आई प्रकाश किरण, यहाँ से हमने परावर्तित कर दिया तो ये इसी मार्ग का बी से जाएगी ओ में, ओ से जाएगी ए में। ठीक है, उसी मार्ग से विपरीत दिशा में लौट जाती है। इसे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, ए से ओ में आया, ओ से बी में, तो यदि क्या करें, मार्ग उलट दें तो ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, बी से ओ में जाएगी, ओ से पुनः ए में जाएगी, एरो पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इसे ही उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। डायग्राम देख के हम क्या लिख सकते हैं, इसका थ्योरी लिख सकते हैं। पी क्यू एक अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, वायु और कांच को पृथक करता है माध्यमों को। ए ओ आपतित किरण है और अपवर्तन के पश्चात ओ बी मार्ग का अनुसरण करती है। ठीक है, अपवर्तित किरण है, मार्ग को उलट देने पर वो बी ओ दिशा से चलेगी और ओ ए दिशा में वापस लौट जाएगी। ठीक है ना, तो पहले माध्यम वायु और दूसरा माध्यम है मान लो कांच। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु मतलब एयर, एयर के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर होगा। आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या, समीकरण एक नाम दे दिए। अब यदि प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करे तो उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के आधार पर आर जो है आपतन कोण और आई अपवर्तन कोण हो जाएगा। अब ये आपतित किरण बन गई तो आर जो है आपतन कोण और आई क्या बनेगा, अपवर्तन कोण। तो अब निकालते हैं कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2। यदि समीकरण 1 और 2 का मैं गुणा करूं तो क्या आता है, देखते हैं। ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, मान रख दिए, इसका मान साइन आर अपॉन साइन आई, दोनों कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू 1, मतलब ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू ए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, अपोजिट, 2/3। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको।
अब देखते हैं कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ठीक है, कांच के गुटके से किस प्रकार से अपवर्तन होता है, तो आयताकार कांच के गुटके का अपवर्तन आप लोग 10th क्लास में प्रैक्टिकल किए हैं। ठीक है तो एक आयताकार गुटका है, ABCD डायग्राम दिख के हम थ्योरी लिख सकते हैं। PQ आपतित किरण है, अपवर्तन के पश्चात कौन सा मार्ग अनुसरण कर रही है, QR। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच में आ रही है, मतलब विरल से सघन, वेग कम हो गया, अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है तो यहाँ से एक और अभिलंब खींचे, यहाँ कांच से वायु में आ रही है पुनः, मतलब वेग बढ़ गया तो अभिलंब से दूर। ठीक है, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण और ये निर्गत कोण E। ठीक है तो इस प्रकार से आ गया। हमको एकांतर कोण और संगत कोण की जो परिभाषा है वो पता होनी चाहिए। यदि दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से है, तो यहाँ यदि थीटा कोण बन रहा है तो यहाँ भी कितना कोण बनेगा जी, थीटा कोण बनेगा। ठीक है, ये होता है एकांतर कोण की परिभाषा। ठीक है, तो ये देखो MN और M' एक दूसरे के समांतर है क्या। ठीक है, तो इधर R बन रहा है कोण, तो यहाँ भी कितना बनेगा जी, R कोण ही बनेगा। कितना कोण बनेगा, R कोण। कैसे पता चला, तो एकांतर कोण की परिभाषा से। ठीक है अब जब प्रकाश किरण, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको, जब प्रकाश किरण PQ वायु से कांच में प्रवेश करती है, बस डायरेक्ट लिखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक A μg, तो sin I अपॉन sin R हो गया। ठीक है, लिख दिए। अब ग्लास से किस में प्रवेश करेगी, एयर में, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो यहाँ आपतन कोण का मान कितना हो गया R, तो साइन आई R अपॉन साइन E, अपवर्तन कोण कितना है जी, E। ठीक है, यहाँ देखो वायु से कांच से पुनः वायु में, तो अभी हम लोगों ने उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पढ़ा है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और इसका अपोजिट देखना है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो व्युत्क्रमणीय हो जाता है। 1/, देखो ये 3/2 था, वो 2/3 हो गया, तो कैसे आएगा, तो 1/G μA इसके बराबर होगा। ठीक है, उसके व्युत्क्रम के बराबर अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला जो है, तो उसको लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से A μg का मान रखो समीकरण 1 से, A μg का साइन I अपॉन साइन R, और G μA का मान रखो साइन R अपॉन साइन E। तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दिया, साइन I अपॉन साइन R समीकरण 1 से, और समीकरण 2 से साइन R अपॉन साइन E 1/, ठीक है 1/, में है, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं दिया था मैंने, यहाँ दोबारा बनाया है, ये ऊपर चला जाएगा, तो साइन I अपॉन साइन R एज इट इज रहा, ये साइन E अपॉन साइन R हो जाएगा, साइन R कैंसल, साइन I अपॉन इज इक्वल टू साइन E, साइन से साइन कैंसल, तो I इज इक्वल टू E आ गया। तो यहाँ से स्पष्ट है, गणितीय रूप से हमने प्रूफ कर दिया कि आपतन कोण और निर्गत कोण क्या है, दोनों बराबर है। भाई यहाँ भी वायु है, यहाँ भी वायु है, तो दोनों माध्यम में प्रकाश का वेग बराबर है, मतलब अभिलंब से समान रूप से झुकी हुई होगी ना, कॉमन सेंस की बात है भाई। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो समांतर फलकों से अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण दो निर्गत किरण के समांतर है। देखो, आपतित किरण निर्गत किरण के क्या है, समांतर है, अर्थात किरणें विस्थापित हुए। देखो इस प्रकार से जाना चाहिए था, परंतु क्या हो गई, विस्थापित हो गई, यहाँ इतना दूर विस्थापित हो गई, लेकिन विचलित नहीं हुई। ठीक है, विस्थापन जो हुआ है ठीक है, परंतु अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई है, इसे ही क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन भी कहते हैं। आप समझते हैं पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। ठीक है, लेटरल शिफ्ट, तो यहाँ देख सकते हैं प्रकाश किरण जो है इस प्रकार से सरल रेखा में चलनी चाहिए थी,
परंतु अपवर्तन के पश्चात देखो वायु में आ गई है, फिर भी इस स्थान से आना था तो वो कुछ विस्थापित हो गई है। ठीक है, इसे ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक मार्ग PQC है, PQC है। चित्र में RL क्या है? पार्श्विक विस्थापन है, जो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के मध्य दूरी है, लंबवत दूरी है। जो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी है, यहाँ लंब डालेंगे ना। जो D है, इस दूरी को मैंने क्या ले लिया? D ले लिया। ठीक है, स्मॉल d। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज QLR में, ठीक है, मैंने यहाँ बनाया हुआ है QLR, स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि समकोण के सामने या 90 अंश का जो कोण बनता है उसके सामने वाला भाग जो है वो कर्ण होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ त्रिभुज, समकोण त्रिभुज QLR में क्या लिया है? साइन I माइनस साइन R। यहाँ पर कोण कैसे हो गया? I माइनस R, तो समझते हैं। ठीक है, ये है अभिलंब, ठीक है, ये है प्रकाश किरण, ये इस मार्ग से जाती, ठीक है, तो ये प्रकाश किरण डैश डैश के रूप में है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण सुने हैं ना, आमने सामने की भुजाएं, तो ये यदि I है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी क्या होगा जी? I होगा। क्या होगा? I होगा। ठीक है, और इतने कोण का मान कितना है? R है। यहाँ पर हमने अपवर्तन लिया है ना R, और ये पूरा कोण है I, तो बचा वाला कोण क्या होगा? पूरा I है, छोटू सा R है, तो ये वाला बचा वाला कोण I माइनस R होगा। ठीक है, इसलिए I माइनस R आया है यहाँ पे। ठीक है, तो साइन I माइनस R, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? RL है। लंब, लंब डाले हैं कि नहीं? ठीक है, तो लंब है RL। लंब के सामने वाला भाग होता है कर्ण, RL के ये वाला पोर्शन कर्ण हो गया। तो QR, D का मान निकालिए, तो QR इंटू साइन I माइनस R। अब हमको QR की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पुनः हम त्रिभुज लेते हैं QRS। QR और S समकोण त्रिभुज है, इसमें पुनः साइन थीटा लगाते हैं। थीटा का मान कौन है यहाँ पर? R है, तो ये वाला पोर्शन लंब का काम करेगा। मैंने बनाया है यहाँ पर QSR। तो साइन R इज इक्वल, सॉरी कॉस लिया है यहाँ पे, कॉस R इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? SR, सॉरी इसमें आधार क्या होगा? ये देखिए, ये लंब है RL, आधार QS बटे कर्ण QR। ठीक है, यहाँ से QR का वैल्यू आ जाएगा QS अपॉन कॉस R। ठीक है, तो उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, QS अपॉन कॉस R। ठीक है, अब Q और S बराबर है किसके? AD के और BC के, और इस मोटाई को हमने क्या लिया है? T, तो QS की जगह मैंने लिख दिया T, और 1 अपॉन कॉस R है तो उसको मैं लिख सकती हूँ सेक R। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। तो 1 अपॉन कॉस R को सेक R लिख दिए, और QS की जगह मैंने क्या लिख दिया? मोटाई हमने T लिया है, QS बराबर होगा ना BC के, तो ये T है तो उसको T लिख दिए। ठीक है ना, ये उपरोक्त संबंध पार्श्विक विस्थापन को दर्शाता है। बहुत ही आसान है। ठीक है।